हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था यूता जी जुंगू का टैलेंट देखे काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है किसी के भी टैलेंट को प्लंडर करना ये काफी खतरनाक टेक्निक है और यही वजह है कि इसका इतना सारा टैलेंट और सब्स्टिट्यूट है। मैं तो ना अपनी पास्ट लाइफ में ना ही इस लाइफ में इससे मिला हूँ। बाकी इसने पास्ट लाइफ में मेरा टैलेंट मुझसे लिया कैसे। किंग ऑफ टाइम यूता जी को बोलती है क्या हम उसकी लोकेशन को ट्रैक करें। जब वो नाइट के अंदर सो रहा था उसको ब्लास्ट करके मार दे। यूता जी किंग ऑफ टाइम को मना कर देता है और बोलता है ये डार्क एम्परर बहुत ही अजीब इंसान है। सबसे पहले हमें ये ऑब्जर्व करना होगा कि आखिर ये किस तरह का इंसान है। अगर डार्क एम्परर का कैरेक्टर उतना ज्यादा बुरा नहीं हुआ तो यहाँ पे उसके साथ मिलकर काम करना उतना ज्यादा बुरा नहीं होगा। वहीं हमें जुंग को दिखाया जाता है जिसको अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसका सीक्रेट यहाँ पे यूता जी के सामने आ चुका है। जुंगू ने यहाँ पे टॉम ऑफ टीयर्स को एक बार वापस से कंप्लीट कर लिया होता है। इस बार जुंगू ने लिच ब्राइट को इस तरह से कंट्रोल किया कि वो यहाँ पे कोई भी चीज लीक नहीं कर पाई, जिस वजह से जुंगू को यहाँ पे एसेस ऑफ डिजीज के 30 पोशन मिले। उसके बाद जुंगू वहाँ पे सीधे सीक्रेट फॉर्स की तरफ जाता है। वहां से उसको बहुत सारे गॉड गिविंग क्रिस्टल मिलते हैं। फिर जुंगू वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो डुआन किनफेंग के पैसे को लेगा। उसके बाद वो वहाँ पे डुआन किनफेंग के विला पे पहुंच जाता है। जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर को बोलता है मेरे यहाँ पे एंटर करने से पहले सारे सर्विलेंस डिवाइसेस को बंद कर दो। उसके बाद जुंगू उस विला के अंदर एंटर करते हुए सीधे बेसमेंट के अंदर चला जाता है। वो बेसमेंट वहाँ पे एक स्टडी रूम होती है। जैसे कि डुआन किनफेंग ने जुंगू को बताया था वो वहाँ पे एक बुक को साइड करता है। जुंगू के उस बुक को हटाते वो बुक सब साइड में हो जाती है और वहाँ पे अंदर जाने के लिए एंट्रेंस सामने आती है। हालांकि जुंगू को वहाँ पे पता था कि वहाँ पे बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन फिर भी अंदर के सीन देख के जुंगू काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। उसने यहाँ बिल्कुल नहीं सोचा कि $100 मिलियन कैश के अंदर इतना ज्यादा लगता है। इतने सारे पैसे को देख के जुंगू सोच रहा होता है मैं अगर अपनी पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ दोनों मिला भी दूं तो भी मैंने इतना सारा पैसा एक साथ नहीं देखा। अगर एक ऑर्डिनरी इंसान जो कि $3 से 4 हजार महीने कमाता है उसे अगर इतना पैसा कमाना था उसे कम से कम 2000 साल लग जाएंगे। ये सब सोचने के बाद जुंगू बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो फटाफट उन सारे पैसे को स्पेस क्रिस्टल के अंदर स्टोर कर लेता है। उसके बाद जुंगू बुक ऑफ विशेस के मास्टर को बोलता है फटाफट से वांग हेंजी की लोकेशन का पता करो क्योंकि यहाँ पे वांग ग्रुप का सेकंड सन है। वैसे भी अगर मुझे यहाँ पे लियू नहीं मिला होता तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले वांग ग्रुप पे अटैक किया होता। उन कमीनों ने यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम किया है। सबसे पहले उन लोगों ने नेशनल ट्रेजर को चुराया, उसके बाद उस क्राइम के अंदर मेरे ब्रदर को फंसा दिया और ये बात अब मुझे यहाँ पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी हमें वहाँ पे एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वांग हिंजी अपने बेड से उठता है। वहाँ पे उसका गार्ड उसको फटाफट से कपड़े देता है। वांग हिंजी बोलता है फटाफट जगह को साफ कर दो, मैं यहाँ पे नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ। वहीं हम देखते वो जो गार्ड होता है वो उस लड़की की तरफ देखता है। इसके मुंह से ऑलरेडी झाग निकल रहा होता है, इसका मतलब वो ऑलरेडी मर चुकी है। वो गार्ड सोच रहा था मुझे नहीं पता जब से सिटी के अंदर तबाही आई है तब से कितनी लड़कियां यहाँ पे मास्टर वैंग हेंगजी के हाथों से मारी गई है क्योंकि मास्टर हेंगजी यहाँ पे हर एक लड़की से बार बार बोल हो जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ पे उसको जिंदा नहीं रहने देते। वही हम देखते हैं वांग हेंगजी जो कि आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। हम देखते हैं अचानक से वहाँ की लाइट चली आती है और वहाँ पे जुंगू और बुक ऑफ विशेस के मास्टर आते हैं। जुंगू बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ गेम खेलने वाला हूँ। ये देख के वांग हेंगजी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, खड़ा होता है। वांग हेंगजी बोलता है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ पे कैसे आ गए। उसके बाद हम देखते हैं जुंगू वांग हेंगजी के सर को डेस्क के ऊपर लगा देता है। जुंगू बोलता है यंग मास्टर वैंग तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं कि आखिर मैं यहाँ पे कौन हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे इस गेम के रूल बताता हूँ, तुम उसको ध्यान सुन लेना क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे रूल्स को सही से नहीं सुना तो मुझे नहीं पता कि तुम जिंदा रहोगे या नहीं। मैंने आज यहाँ पे तुम्हारे पीछे 100 फ्लाइंग इंसेक्ट छोड़े हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इतना ज्यादा हार्टलेस इंसान नहीं हूँ। अगर तुम यहाँ से भाग सकते हो तो तुम भाग जाओ, तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन तुम बैक डोर से भाग सकते हो, फ्रंट डोर में काफी ज्यादा खतरा होगा। ठीक है तो फिर मैं यहाँ से जाता हूँ, यंग मास्टर वांग आप एंजॉय करो। तभी अचानक से वहाँ की लाइट ऑन होती है और वांग हेंगजी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। वांग हेंगजी सोच रहा होता है जो भी मेरे साथ हुआ वो रियलिटी थी या फिर इल्यूजन। तभी अचानक से हम देखते हैं उसके सामने बहुत सारे फ्लाइंग इंसेक्ट आ जाते हैं। ये सब देख के वांग हेंगजी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी स्पीड से वहां से भागने लगता है। वो वहां पे बार बार अपने गार्ड को बुला रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहां पे जुंगू की बात आ जाती है। इसी वजह से वो फटाफट से बैक डोर की तरफ भागने लगता है। जैसे ही वो वहाँ बैक डोर को ओपन करता है वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, लेकिन बाहर निकलते उसे वहाँ पे आवाज सुनाई दे रही होती है कांग्रेचुलेशन तुमने यहाँ पे इस गेम का फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया है, अब से तुम्हारे यहाँ पे सेकंड लेवल स्टार्ट होता है जिसका नाम है मिस्ट ऑफ मर्डर। ये वॉइस सुन के वांग हेंगजी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो बस यही सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यही सब सोचते हुए वांग हेंगजी जुंगू से पूछता है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी आखिर यहाँ पे हिम्मत कैसे मेरे साथ खेलने की, तुम्हें क्या लगता है आखिर मैं हूँ कौन, मैं यहाँ पे वांग ग्रुप का सेकंड सन हूँ, क्या तुम्हें यहाँ पे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। जुंगू बोलता है यंग मास्टर वांग आप तो इतनी जल्दी परेशान हो गए, लेकिन आपको यहाँ पे काफी ज्यादा केयरफुल लेना होगा। जो हमारा सेकंड लेवल है मिस्ट ऑफ मर्डर उसके अंदर मैं यहाँ पे आपके ऊपर बहुत बड़ा साइज मॉन्स्टर को रिलीज करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे तेजी से भागते हुए फ्रंट डोर से निकल जाते हैं तो मैं यहाँ पे आपको विनर मान लूंगा। तो चलो ठीक है अब ये गेम यहाँ पे स्टार्ट होती है। ये सब सुनने के बाद वांग हेंगजी वहाँ पे जुंगू गाली देना चालू कर देता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद वांग हेंगजी काफी ज्यादा डर गया होता है और कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। वो वहाँ पे काफी स्पीड से पीछे की तरफ घूम के भागने लगता है। वांग हेंगजी बोलता है बस मैं इस बार भाग जाऊँ
जाऊं। उसके बाद मैं अपने वांग ग्रुप के सारे रिसोर्स को यूज करूंगा ताकि मैं तुम्हें यहाँ पे मार सकूं। जैसे ही वो वहाँ फ्रंट डोर से बाहर निकलने वाला होता है, उसके सामने बहुत सारे फ्लाइंग इंसेक्ट आ जाते हैं। वांग हिंग जी वहाँ से फटाफट से पीछे की तरफ हटता है, लेकिन हम देखते हैं वो शायद मोस्टर वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है और उसको वहाँ पकड़ के हवा के अंदर लटका देता है। जैसे ही वांग हिंग जी को लगता है कि वो वहाँ पे मरने वाला है, अचानक से वो मास्टर वहाँ पे रुक जाता है। उसे वहाँ पे जुंगू की आवाज वापस सुनाई देती है। जुंगू बोलता है, यंग मास्टर वांग, थोड़ी देर पहले आपके अंदर काफी हिम्मत थी, तो आखिर अब यहाँ पे आप इतने डरे हुए क्यों हो? वांग हिंग जब वहाँ पे जुंगू की आवाज सुनता है तो उसे यहाँ पे लगता है कि उसके पास एक मौका है कि वो यहाँ पे जिंदा रह सकता है। उसके पास यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लाइफ है जिसको वो खोना नहीं चाहता। वांग हिंग जी बोलते हैं, बिग ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे पहले आपके ग्रेटनेस को पहचान नहीं पाया, प्लीज आप यहाँ पे मेरी लाइफ को छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे जो भी चाहेंगे मैं आपको पक्का से दे दूंगा। जुंगू स्माइल करते हुए बोलता है, वैसे मेरा कोई प्लान तो नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहने दूंगा, लेकिन अब मैंने यहाँ पे सोचा है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर मुझे सेटिस्फाई करते हैं, मैं यहाँ पे पक्का से तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें यहाँ पे याद है कुछ साल पहले वांग सिटी के म्यूजियम से एंशिएंट रिलीक चोरी हुए थे? जैसे ही वांग हिंग जी वहाँ पे ये बात सुनता है, उसे यहाँ पे सब कुछ याद आता है। वांग हिंग जी सोचा था हमारी वांग फैमिली ये सारे काम करती रहती है, लेकिन जब वहाँ पे उस ऑर्फन ने सारा इल्जाम ले लिया था, उसके बाद मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं कि उस इंसिडेंट से बिल्कुल भी किसी को दिक्कत हुई हो। वांग हिंग जी बोलता है, ये सब यहाँ पे मेरे भाई ने किया था, मेरी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं। वांग हिंग जी साथ में सोच रहा होता है, अगर यहाँ पे जो भी दिक्कत होगी तो मेरे बड़े भाई वांग चोंग जी को होगी, और अगर ये बंदा यहाँ पे वांग चोंग जी को मार भी देता है तो मेरा तो यहाँ पे काफी बड़ा फायदा हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा वांग ग्रुप मैं इनहेरिट कर लूंगा। वांग हिंग जी बोलता है, मेरा तो बड़ा भाई है, वही सारे काम संभालता है, मैं तो बस यहाँ पे सेकंड सन हूँ जो कि किसी भी काम का नहीं है। वांग हिंग जी ये सारी चीजें जुंगू को इस तरीके से बता रहा होता है कि ये यहाँ पे बिल्कुल रियल लगे। वांग हिंग जी की बात यहाँ पे इसलिए इतनी रियल लग रही होती है क्योंकि वहाँ पे उसने बी लेवल के टैलेंट होपिंग टू डिसीव को एक्टिवेट कर दिया होता है। वांग हिंग जी सोच रहा होता है, इस बंदे ने यहाँ पे इतने बड़े मॉन्स्टर को हटा दिया, इसका मतलब शायद से इसको मेरी बातों पर भरोसा हो चुका है और ये यहाँ पे मेरी लाइफ को छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पे वांग हिंग जी अपनी गार्ड को डाउन करता है, जुंगू के स्वॉर्ड एनर्जी वांग हिंग जी की छाती के आर पार होती है। जुंगू बोलता है, तुम्हें यहाँ पे क्या लगा था तुम्हारा यहाँ पे बी रैंक का टैलेंट मेरे को ब्रेन वॉश कर पाएगा? वही हमें वांग चोंग जी के विला का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे वो अपने बेटे का स्टोरी सुना रहा होता है। अचानक से उसे यहाँ पे फील होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो वहाँ पे अपने बेटे को बोलता है, तुम फटाफट से अपने रूम के अंदर चले जाओ। उसके बाद वांग चोंग जी अपने सब्स्टिट्यूट ट्रांसलेटर को समन करता है। वांग चोंग जी ने यहाँ पे पब्लिकली सबको बताया था कि उसका टैलेंट सिर्फ सी रैंक का है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसीलिए अपनी एबिलिटी को छुपाना उसके लिए काफी बढ़िया रहेगा। असलियत में यहाँ पे उसके पास एक ऐसा का टैलेंट है जो कि उसको कुछ सेकंड पहले डेंजर के बारे में बताया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे वांग चोंग जी ने अपनी सारी तैयारी कर ली होती है। जुंगू वहाँ पे गेट को खोलता स्माइल करते हुए अंदर एंटर करता है। जुंगू बोलता है, क्या तुम यहाँ पे मिस्टर वांग चोंग जी हो? वांग चोंग जी वहाँ पे लू फेंग को देख के शौक रह गया होता है। वांग चोंग जी बोलता है, क्या मैं यहाँ पे जान सकता हूँ कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जुंगू वहाँ पे हाथों हाथ आंसर नहीं करता बल्कि आराम से सीट के ऊपर बैठ जाता है। जुंगू बोलता है, मिस्टर वांग चोंग जी आपको बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे कोई बड़ी बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस यहाँ पे आपसे क्वेश्चन के बारे में पूछना है। आपको यहाँ पे इस बारे में तो पता ही होगा कि हांग सिटी से एक एंशिएंट रिलीक चोरी हुआ था, यहाँ पे आपके ब्रदर वांग हिंग जी ने बोला है कि वो काम आपने कराया था। ये सुन के वांग चोंग जी काफी शॉक हो गया होता है। वांग चोंग जी बोलता है, मैंने इस केस के बारे में सुना था, लेकिन इससे मेरा कोई भी लेन देन नहीं है, मैं यहाँ पे जो भी बिजनेस करता हूँ वो बिल्कुल लीगल है, अगर यहाँ पे ऐसा कोई काम किया भी होगा तो पक्का से मेरे ब्रदर ने किया होगा, और क्योंकि हमारी वांग फैमिली काफी बड़ी है इसीलिए हम लोग को यहाँ पे लीगल और इलीगल दोनों काम करने पड़ते हैं, और क्योंकि मैं यहाँ पे वांग फैमिली का लीडर हूँ इसीलिए मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सारे इलीगल बिजनेस को मेरा छोटा भाई संभालता है, और ये बात बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं है, जो भी लोग हमको जानते हैं उनको ये बात पता है, मुझे पक्का भरोसा कि मेरे भाई ने तुमको झूठ बोला है। वांग चोंग जी को देख के जुंगू को लग रहा होता है कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। उसके बाद वो वहाँ पे बुक ऑफ विशेस के मास्टर से इस बात को कंफर्म कर लेता है। जुंगू को कुछ ना बोलते हुए देख के वांग चोंग जी बोलता है, लगता है उस इंसिडेंट से तुम्हें काफी प्रॉब्लम हुई है, मैं यहाँ पे तुमसे अपने भाई की तरफ से माफी मांगना चाहूंगा, क्यों ना तुम मुझे यहाँ पे अपनी स्टोरी बताओ। मैं यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम को तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन जो भी फाइनेंशियल हेल्प मैं कर सकता हूँ वो मैं पक्का से करूंगा। वांग चोंग जी सोच रहा था ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये यहाँ पे वांग फैमिली के मेंशन के अंदर इतनी इजीली घुस पाया, ये यहाँ पे पक्का एस रैंक का अवेकनर है, तो अगर यहाँ पे मेरा मैटर पैसे सॉल्व हो जाता है तो ये मेरे लिए काफी बढ़िया रहेगा। जुंगू सोचता अगर यहाँ पे कोई भी नॉर्मल विक्टिम रहता तो वो यहाँ पे पक्का इनकी बातों पर भरोसा कर लेता, इस बंदे की एक्टिंग यहाँ पे काफी बढ़िया है। जुंगू बोलता है, मिस्टर वांग चोंग जी आप यहाँ पे काफी होशियार है, आप यहाँ पे बिल्कुल भी अपने यूजलेस भाई की तरह नहीं है, अब मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ आखिर आपको यहाँ पे क्यों वांग फैमिली का लीडर बनाया गया। मैं यहाँ पे सिंपली आपको मारने के लिए आया था, आपके कोऑपरेटिव नेचर को देखते हुए मैं यहाँ पे आपको जिंदा रहने का मौका दूंगा। वांग चोंग जी ये देख के काफी शौक रह गया होता है, उसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता कि जुंगू इतना ज्यादा एरोगेंट होगा।
मैं यहाँ पे इस बंदे के साथ काफी हम्बल बिहेव कर रहा था, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे मुझे मारना चाहता है। इसे यहाँ पे क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर इंसान हूँ। वांग चोंग जी वहाँ पे ट्रांसजेंडर को समन करते हैं और बोलते लगता है तुमने यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को ओवर एस्टिमेट कर लिया है। उसके बाद हम देखते जुंगू वहाँ पे डार्क एम्बरर को समन करता है। जुंगू बोलता अगर यहाँ पे तुम्हारा सब्स्टिट्यूट मेरे सब्स्टिट्यूट के सामने 5 सेकंड तक भी टिक पाया तो मैं यहाँ पे तुम्हें पक्का जीने का मौका दूंगा। ये सुन के वांग चोंग यहाँ पे हंसने लगता है और बोलता है मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता तुम्हारा जो सब्स्टिट्यूट मेरे सब्स्टिट्यूट के सामने टिक पाएगा। मैं मानता हूँ कि तुम भी एक S क्लास हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल इनविंसिबल हो चुके हो। साथ ही में वांग चोंग सोच रहा होता है भले ट्रांसजेंडर S क्लास है, लेकिन यहाँ पे इसकी एजिलिटी और स्ट्रेंथ पूरे 200 पॉइंट है और उन सब में भी ट्रांसजेंडर की सबसे पावरफुल स्किल है फ्यूचर ट्रांसरेंस। ये स्किल यहाँ पे ट्रांसजेंडर को 1 सेकंड आगे देखने का मौका देता है, तो इसीलिए वो यहाँ पे ओपोनेंट किसी भी अटैक से बहुत इजीली बच सकता है। वांग चोंग जी वहाँ पे अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक होता है कि ट्रांसजेंडर सिर्फ 1 सेकंड के अंदर हार जाएगा। इसीलिए वांग चोंग जी फटाफट से ट्रांसजेंडर को ऑर्डर देता है कि वो यहाँ पे अपनी एजिलिटी को यूज करते हुए अपने ओपोनेंट के होस्ट को खत्म कर दे। लेकिन तभी हम देखते ट्रांसजेंडर को काफी ज्यादा पंच पड़ता है और वो वहाँ पे दीवार के अंदर घुस गया होता है। उसके बाद वहाँ पे डार्क एम्बरर ट्रांसजेंडर को पंच मारते हुए ट्रांसजेंडर की हालत खराब कर देता है। ट्रांसजेंडर को ऐसी हालत में देख के वांग चोंग जी काफी ज्यादा शॉक रह गया होता है। वांग चोंग जी बोलता कि सब्स्टिट्यूट इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। इसने यहाँ पे ट्रांसजेंडर को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया अटैक करने का। सच में इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा थी। तभी हम देखते हैं वांग चोंग जी अपनी गन को बाहर निकालता है और बोलता है भले तुम्हारा सब्स्टिट्यूट कितना ही फास्ट क्यों ना हो, अगर मैं यहाँ पे इतने पास तुम्हारे पर अटैक करूंगा तो तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत कम है। तभी हम देखते हैं जुंगू यहाँ पे बुक ऑफ विशेस के मास्टर को बोलता है बुक ऑफ विशेस के मास्टर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सामने वाली गन से कोई बुलेट फायर ना हो। जुंगू के मुंह से ये सुनते ही वांग चोंग जी फायर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लगातार 5 बार फायर करने से भी वहाँ पे कोई बुलेट बाहर नहीं निकलती। वांग चोंग जी वहाँ पे गन को फेंक देता है और बोलता है मुझे यहाँ पे मार के तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। चलो फटाफट से बताओ आखिर तुम मुझसे कितना पैसा चाहते हो, मैं यहाँ पे तुमसे अपनी लाइफ खरीदना चाहता हूँ। लू फेंग स्माइल करते हुए बोलता है मुझे एक बात बताओ आखिर तुम यहाँ पे अपनी लाइफ के लिए कितना पे करने के लिए तैयार हो। वांग चोंग जी बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे $50 मिलियन पे करने के लिए तैयार हूँ और फ्यूचर के लिए तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए होगी वो मैं पक्का से तुम्हें दूंगा। जुंगू बोलता है तुम्हारी वांग कॉर्पोरेशन काफी बड़ी है और तुम मुझे यहाँ पे अपनी लाइफ के बदले में सिर्फ $50 मिलियन दे रहे हो। जुंगू बोलता है डार्क एम्बरर को खत्म कर दो, इसको यहाँ पे अपनी लाइफ की बिल्कुल भी नहीं पड़ी। इससे पहले वांग चोंग जी कुछ बोल पाता डार्क एम्बरर आगे बढ़ते हुए वांग चोंग जी को काफी ज्यादा पंच मारता है। वांग चोंग जी की हालत पे काफी खराब हो गई होती है। जुंगू बोलता है मुझे यहाँ पे इस एरा के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे वांग फैमिली के अंदर एक पपेट को बैठाऊंगा जो कि यहाँ पे मेरे लिए सारे काम करेगा। उसके बाद हम देखते हैं जुंगू यहाँ पे वांग चोंग जी के टैलेंट को प्लंडर कर लेता है। लू फेंग को बताया था कि ये एक ऐसा टैलेंट है जिसके अंदर आप डेंजर को सेंस कर सकते हो। जुंगू बोलता है किसी भी डेंजर को सेंस करना ये तो काफी अच्छा टैलेंट है। तभी हम देखते हैं जुंगू वहाँ पे ट्रांसलेटर को समन करता है। जुंगू जब वहाँ पे ट्रांसलेटिंग के स्टैट्स देखता है उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी दोनों 200 होती है और उसकी जो एक्सक्लूसिव स्किल है फ्यूचर ट्रांसडेंस ये भी काफी बढ़िया है। लू फेंग सोच रहा था ट्रांसजेंडर बिल्कुल डार्क एम्बरर की तरह है, लेकिन बस बात यह है कि S क्लास होने के बावजूद इसकी एजिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों 200 है। लू फेंग बोलते हैं वैसे टैलेंट काफी बढ़िया है, लेकिन फ्यूचर के अंदर सिर्फ 1 सेकंड आगे देख पाना ये उतना भी ज्यादा बढ़िया नहीं है। अगर ये थोड़ा और टाइम आगे होता तो ये काफी बढ़िया होता। वही हम देखते हैं जुंगू की बातों को सुनकर ट्रांसजेंडर को लग रहा होता है कि जुंगू उसे काफी अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ट्रांसजेंडर बोलता है मास्टर आप मुझे अंडर वैल्यू कर रहे हैं, आप जितना मेरी पावर को इमेजिन कर रहे हैं मेरी पावर उससे ज्यादा है। अभी थोड़ी देर पहले डार्क एम्बरर मुझसे इसी वजह से जीत पाया क्योंकि मेरे पुराने वाले मास्टर कमांड काफी बेकार थे। ये बात सुनकर डार्क एम्बरर को भी काफी गुस्सा आ गया होता है। डार्क एम्बरर बोलता है न्यू कमर क्या तुम्हें यहाँ पे एक और मैच करना है। हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे झगड़ने लगते हैं। जुंगू सोच रहा था ये दोनों यहाँ पे वॉरियर टाइप सब्स्टिट्यूट है, इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल भी इन लोगों की नहीं जम रही, लेकिन मैं यहाँ पे इन लोगों को बिल्कुल भी फाइट नहीं करने दे सकता। जुंगू वहाँ पे उन दोनों को स्टॉप कर देता है। उसके बाद जुंगू सोच रहा था कि वो वांग फैमिली को कंट्रोल करने के लिए किसको पपेट बनाए। उसके बाद जुंगू वहाँ पे एनालिसिस के अंदर बुक ऑफ विशेस के मास्टर की हेल्प लेता है और सही से एनालाइज करने के बाद वो लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ पे वांग चोंग जी के थर्ड अंकल को वांग फैमिली का पपेट बनाएंगे। वांग फैमिली के जो थर्ड अंकल है जिनका नाम वांग डाइंग। वांग डाइंग यहाँ पे हमेशा से वांग फैमिली के अंदर प्रॉफिट और पावर के लिए कम्पीट करता आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको हेड बना देता हूँ तो ये काफी बढ़िया रहेगा। वांग डाइंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है, इसका यहाँ पे कॉमर्स के अंदर सेंस काफी बढ़िया है। जैसे ही यहाँ पे अवेकनिंग होना स्टार्ट हुई उसने एक अलग तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही यहाँ पे फॉग और मॉन्स्टर आना चालू हुए उसने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ पे कंपनी के 90% एसेट को बेच देगा और अपने बेटे के टैलेंट को S क्लास तक लेके जाएगा। वो यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल टीम क्रिएट करेगा ताकि वो यहाँ पे डंजन के अंदर जाकर रिसोर्सेज को मोनोपलाइज कर सके। चाहे उन लोगों को यहाँ पे इक्विपमेंट मिले एनर्जी क्रिस्टल वो सब यहाँ पे इन्हीं लोगों के पास होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे इसी तरीके से नया एरा का लॉर्ड बनना पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं जुंगू एंटर करता है और बोलता है मिस्टर वोंग आपके एम्बिशन काफी बड़े हैं, ऐसे एम्बिशन वाले लोग को मैं यहाँ पे काफी पसंद करता हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करना चाहूंगा। वांग डाइंग जुंगू की बात सुनकर काफी शॉक रह गया होता है। वांग डाइंग बोलता है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जुंगू बोलता है मैं यहाँ पे 2 साल से वांग फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं बस यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि अब वांग फैमिली के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका बेटा बचा है जो कि नया लीडर बन सकता है।
ये सुन के वांग डेंग और उसका बेटा काफी शौक रह गए होते हैं। जुंगू बोलता है मुझे फटाफट से बताओ आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या सोचते हो? ऐसा तो नहीं कि तुम लोग यहाँ पे अपनी फैमिली से काफी प्यार करते हो और तुम लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का फायदा ना उठाते हुए बदल लेना चाहोगे? वांग डेंग का बेटा जैसे यहाँ पे आगे बढ़ने वाला होता है, वांग डेंग वहाँ पे उसको रोक देता है। वांग डाइंग बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, जाओ फटाफट से मेरे गेस्ट के लिए चाय लेके आओ। वांग डाइंग के बेटे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो सोच रहा था फादर आके इस बंदे को गेस्ट क्यों बोल रहे हैं। अपने फादर के सीरियस लुक को देखते हुए वो वहाँ पे ज्यादा सवाल नहीं करता और सीधे चाय लेने के लिए चला जाता है। वांग डाइंग स्माइल करते हुए बोलता है मेरा बच्चा इतना होशियार नहीं है, इसीलिए उसके बिहेवियर के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन दोस्त मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने अभी जो बोला वो सच है? टू फैंग स्माइल करते हुए बोलता है जैसे ये छोटी दवाई खत्म हो जाएगी तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। हालांकि यहाँ वांग फैमिली को कैप्चर करने में तुम्हें काफी दिक्कत आने वाली है, लेकिन उन सारी दिक्कतों को खत्म करने में मैं तुम्हारी पक्का से हेल्प करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं बस तुमसे एक ही बात चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे फाइनेंशियली या फिर जिस भी तरीके से पूरा सपोर्ट करोगे। वांग डाइंग वहाँ पे कुछ सोचता और बोलता है क्या मैं तुमसे यहाँ पे पूछ सकता हूँ जिन प्रॉब्लम्स को तुम हटाने की बात कर रहे हो आखिर उसका मतलब क्या है? जुंगू बोलता है मिस्टर वांग आप काफी होशियार हैं, लेकिन फिर भी आप हमें फ्यूचर में आने वाली दिक्कतों को काफी अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी इस वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा चेंज आएगा। जो इस वर्ल्ड का पीसफुल एरा है ये केओस के एरा के अंदर चेंज हो जाएगा। उस एरा के अंदर सारे ऑर्डर्स और लॉस खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो भी मेरे रास्ते के अंदर आएगा मैं उसको मार दूंगा। ये बात सुन के मिस्टर वांग डाइंग काफी शॉक रह गए होते हैं। मिस्टर वांग डाइंग ने यहाँ पे एक सी क्लास के टैलेंट को अवेकन किया है जिसका नाम है सिंक्रोनाइजेशन। वो यहाँ पे किसी के भी इमोशन को अच्छी तरह से फील कर सकते हैं। जुंगू के अंदर से वो यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे होते हैं। वांग डाइंग सोचा था ये बंदा बिल्कुल सच बोल रहा है। फिर वांग डाइंग बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। जुंगू सोचा था ये तो काफी अच्छी बात है कि ये बंदा यहाँ पे मान गया, वरना मैं यहाँ पे किसी और के साथ नेगोशिएट करने के लिए चला जाता, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे सेकंड इन कमांड मरा है लेकिन यहाँ पे एक थर्ड इन कमांड भी है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वांग डाइंग का बेटा चाय लेके आता है। वांग डाइंग बोलता जाके ली सन को बुला के लाओ जिसने यहाँ पे हमारी फैक्ट्री के अंदर एस क्लास टैलेंट को अवेकन किया है। वांग डाइंग बोलता है यंग फ्रेंड ये मैटर काफी इंपॉर्टेंट है। मेरी फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे एक बंदा है जिसने एक एस रैंक के टैलेंट को अवेकन किया है और उसका जो टैलेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप टैलेंट है। तो अगर वो यहाँ पे विटनेस के तौर पे रहेगा तो हम में से कोई भी एक दूसरे को धोखा नहीं दे पाएगा। हम देखते हैं वांग डाइंग का बेटा वहाँ पे ली सन को लेके आ गया होता है। ली सन आते यहाँ पे वांग डाइंग को ग्रीट करता है। वांग डाइंग बोलता है ली सन फटाफट से अपने सब्स्टिट्यूट को समन करो और यहाँ पे मेरे यंग फ्रेंड को समझाओ कि आखिर तुम्हारा टैलेंट क्या है। हम देखते हैं ली सन वहाँ पे अपने सब्स्टिट्यूट को समन करता है। ली सन बोलता है मेरे सब्स्टिट्यूट का नाम है पैक्ट ऑफ यस्टर। इसका जो स्किल है काफी ज्यादा इजी है। ये यहाँ पे दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए रूल को एक साइड का बंदा तोड़ता है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये उससे फोर्सफुली सब कुछ कराएगा। जुंगू वहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना नहीं करता। साथ ही में जुंगू सोच रहा होता है ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एस क्लास है तो एक एस क्लास के इन्फॉर्मेशन को बहुत इजीली इग्नोर कर सकता हूँ। मेरा जो बुक ऑफ विश का मास्टर है वो बहुत इजीली किसी विश को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन उसकी भी यहाँ पे लिमिटेशंस है। तो अगर यहाँ पे किसी भी रैंक के लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट होती है तो वो चीज अपने आप खत्म हो जाती है। जब वांग डाइंग देखता है कि जुंगू की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो वहाँ पे ली सन को बोलता है कि फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है कि जुंगू यहाँ पे वांग डाइंग की हेल्प करेगा ताकि वो यहाँ पे पूरी तरह से वांग फैमिली को कंट्रोल कर सके। और जैसे यहाँ पे वांग डाइंग वांग फैमिली को कंट्रोल कर लेगा तो उसको यहाँ पे जुंगू को 30% एसेट देने होंगे, साथ ही साथ में 40% कनेक्शन देने होंगे जिससे जुंगू की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाए। जैसे ही वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाता है वांग डाइंग अपने हाथ को उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रख देता है और जुंगू की तरफ देखने लगता है। जुंगू भी वहाँ पे ज्यादा नहीं सोचता और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना हाथ रख देता है। जैसे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है जुंगू को अपनी बॉडी के अंदर कुछ फील होता है। जुंगू यहाँ पे इस बात को ज्यादा माइंड नहीं करता क्योंकि भले ही पैक्ट ऑफ यस्टर काफी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन एक एस रैंक होने की वजह से वो मैं ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के बाद जुंगू वहाँ से निकल जाता है। वांग डाइंग का बेटा बोलता है फादर क्या हम सच में इसके साथ कोऑपरेट करने वाले हैं? वांग डाइंग बोलता है ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसने यहाँ पे बहुत इजीली वांग फैमिली के 2 लीडर्स को मार दिया। ये यहाँ पे लॉकडाउन होने के बावजूद बहुत इजीली मूव कर रहा है। मुझे यहाँ पे पक्का भरोसा है कि ये बंदा हमारा काफी फायदा करने वाला है। वांग फैमिली से निकलने के बाद जुंगू यहाँ पे प्लान कर रहा होता है कि वो यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाएगा और यहाँ पे अलग अलग रियलम में जाके बहुत सारे एनर्जी क्रिस्टल लेके आएगा। जुंगू डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे खुद की एक कंपनी बनाएगा और जैसे यहाँ पे छोटी तबाही खत्म होगी वो अपनी गिल्ड तैयार करेगा। उसको यहाँ पे पता है कि पास्ट लाइफ के अंदर कौन कौन कितना पावरफुल बना था, तो वो उस नॉलेज का फायदा उठाते हुए अपनी एक बहुत ही पावरफुल फोर्स तैयार करेगा। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जुंगू वहाँ पे लावा कैवस नाम के एक नई रियलम के अंदर आया होता है। वहाँ पे जुंगू को फ्लेम स्लीप नाम का डायमंड ग्रेड का वेपन मिला होता है जिस वजह से जुंगू यहाँ पे 200 स्वॉर्ड की मास्टरी कर पाया और बहुत दिन ऐसी मेहनत करने की वजह से जुंगू का लेवल 39 तक पहुंच जाता है। जुंगू के जितने बेसिक फिजिकल एट्रीब्यूट्स थे वो सब मैक्सिमम पहुंच चुके थे और वहीं बहुत सारे स्किल्स के अंदर उसकी मास्टरी काफी ज्यादा हो गई थी। जुंगू के पास यहाँ पे 2 डायमंड ग्रेड के वेपन भी थे, यहाँ तक कि जो इसका सबसे लो लेवल का वेपन था वो भी गोल्ड लेवल पे था। और अभी क्योंकि यहाँ पे लेवल 40 से लेकर लेवल 60 तक डंजन नहीं खुले इसी वजह से जुंगू अब आगे रीच नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं जुंगू वहाँ पे एक नई सीक्रेट रियलम के अंदर आता है जिसका नाम है द ब्लैक एंड व्हाइट बियर्स फोर्ज। क्योंकि अगर जुंगू चाहता है कि वो अपने डायमंड ग्रेड के वेपन्स को ज्यादा देर तक अच्छी तरह से यूज कर पाए तो उसे यहाँ पे अपने डायमंड ग्रेड के वेपन्स की फोर्जिंग करनी होगी।
तभी अचानक से जुंगू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक बंदा ब्लैक एंड व्हाइट बियर के ऊपर चिल्ला रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे उसकी ब्लैक आयरन स्वॉर्ड को खराब कर दिया था। तभी अचानक से जुंगू को याद आता है कि भले ये ब्लैक व्हाइट बियर काफी ज्यादा क्यूट दिखे, लेकिन इन लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इन लोग की स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। मेरी पिछली लाइफ के अंदर इन लोगों ने एक एसएसएन के टैलेंट को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। तभी हम देखते हैं जो बंदा वहाँ पे चिल्ला रहा होता है ब्लैक व्हाइट बियर उसको किक मार के दूर फेंक देते हैं। जुंगू वहाँ पे स्माइल करते हुए जाता है और अपना सेलेस्टियल मास्टर टोकन दिखाता है। जुंगू बोलता है मैं चाहता कि तुम लोग इसको एनहांस करो। वहीं हम देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट बियर सेलेस्टियल मास्टर टोकन को देख के काफी शॉक होता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा सीक्रेट आइटम अभी तक किसी के पास भी नहीं था। ब्लैक एंड व्हाइट बियर बताता है ऐसे सीक्रेट आइटम को एनहांस करने के लिए ना सिर्फ यहाँ पे गेम करेंसी लगती है बल्कि एक स्पेशल आइटम भी लगता है जिसका नाम है एसेंस ऑफ द किंग। ये एक इलाइट ड्रॉप है जो कि लेवल 60 के मॉन्स्टर के पास से मिलता है और यहाँ पे लेवल 60 डंजन अभी तक नहीं खुली, इसीलिए वो हमें जुंगू को टोकन वापस कर देता है। जुंगू सोचता कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे क्या ही कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं जुंगू अपने दोनों स्वॉर्ड को ब्लैक एंड व्हाइट बियर को दे देता है। ब्लैक एंड व्हाइट अपने हैमर को चलाते हुए उन दोनों ही स्वॉर्ड को +5 से एनहांस कर देता है। वही उन स्वॉर्ड्स के अटैक पावर के अंदर 50 पॉइंट इंक्रीज हो गया होता है। तभी हम देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट बियर बोलता है मुझे यहाँ पे काफी बुरा लग रहा है क्योंकि हम यहाँ पे डायमंड ग्रेड के वेपन को सिर्फ +5 तक एनहांस कर पाए, तो अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप इसको और ज्यादा एनहांस करा सकते हो। फिर हम देखते हैं जुंगू वहाँ पे उन लोगों को स्वॉर्ड दे देता है। साथ ही में जुंगू सोच रहा था इन दोनों स्वॉर्ड की एनहांसिंग +5 तक 100% है और एक बार ये यहाँ पे +5 तक एनहांस हो गई उसके बाद इसकी सक्सेस रेट घटती जाती है और वहीं ब्लैक एंड व्हाइट बियर इसको एनहांस करने की कोशिश बढ़ाते रहते हैं। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट बियर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस ये लोग यहाँ पे मेरे साथ स्कैम करके मेरे पैसे को लेना चाहते हैं। उसके बाद जुंगू बोलता है आप प्लीज मेरे स्वॉर्ड को एनहांस कर दीजिए। हम देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट बियर स्माइल करते हुए बोलता है हम यहाँ पे इन वेपन का सही से ध्यान रखेंगे। तभी हम देखते हैं जुंगू वहाँ पे बुक ऑफ विशेस के मास्टर को बोलता है मेरी एनहांसमेंट बिल्कुल भी फेल नहीं होनी चाहिए। जुंगू को मुंह से ये बात सुन के ब्लैक एंड व्हाइट बियर उसकी तरफ देखता है और सोच रहा होता है ये बंदा बिल्कुल इडियट है। फिर हम देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट बियर उसके ऊपर हैमर मारना स्टार्ट कर देता है। साथ ही में वो सोच रहा था बस थोड़े टाइम के अंदर इसकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगी और यहाँ पे ये जो एनहांसमेंट है ये एक फेलियर हो जाएगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एनहांस होने के बाद जुंगू की जो स्वॉर्ड होती है वो वहाँ +5 से +6 पे हो गई होती है। इस बात से ब्लैक एंड व्हाइट भी काफी चिढ़ गया होता है। वो अपने पास से एक और हैमर बाहर निकालता है और दोनों स्वॉर्ड पे एक साथ काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे लगातार +30 एनहांसमेंट होती है जिनमें से एक बार भी फेलियर नहीं हुआ होता और ये बात ब्लैक एंड व्हाइट बियर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। जुंगू और बुक ऑफ विशेस के मास्टर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वहाँ पे जुंगू ब्लैक एंड व्हाइट बियर से बोलता है यहाँ पे ये एनहांसमेंट तुम्हारे लिए काफी हार्ड रही होगी, क्या ये काम कंप्लीट हो गया? ब्लैक एंड व्हाइट भी अपने सर से पसीना पोंछते हुए बोलता है मैं यहाँ पे अपने एनहांसिंग की लिमिट पे आ चुका हूँ, अब मैं यहाँ पे इससे एनहांस नहीं कर सकता। जुंगू बोलते तो काफी बुरी बात है कि आप इससे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेकिन आपका यहाँ पे इतना करने के लिए थैंक यू। तभी हम देखते वहाँ पे एक मैकेनिकल वॉइस सुना देती है और जुंगू देखते कि उसके सामने ह्यूमन शेप सब्स्टिट्यूट है जो कि वहाँ पे उसकी स्वॉर्ड फ्लेम स्लीप के सारे एट्रीब्यूट को बता रहा है। ये सब सुनकर जुंगू काफी शॉक हो गया होता है और सोच रहा होता है यहाँ पे मेरी स्वॉर्ड के सारे एट्रीब्यूट हिडन थे तो आखिर ये यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकता है। जुंगू काफी एरोगेंटली बोलता है अगर तुमने इससे आगे मेरे वेपन की इन्फॉर्मेशन दी तो मैं तुम्हें यहीं पे काट दूंगा। वहीं हम देखते जो ह्यूमन शेप सब्स्टिट्यूट होता है वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और अब यहाँ पे वो वॉइस डायरेक्टली जुंगू के माइंड के अंदर आने लगती है। वो बंदा बोल रहा था मेरी रूडनेस के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हारा वेपन यहाँ पे इतना ज्यादा अच्छा था कि मैं इसको पढ़ने से खुद को नहीं रोक पाया। मेरा नाम ईगल है और मैं यहाँ पे किसी के भी हिडन इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकता हूँ और वहीं मेरे सब्स्टिट्यूट का नाम है अनफेथोमेबल। ये यहाँ पे मेरे लिए सारे काम करता है और मैं इसके साथ अपनी विजन को शेयर कर सकता हूँ। जब तुम यहाँ पे एनहांसमेंट कर रहे थे तब मैं तुम्हें काफी कॉन्फिडेंट देख पा रहा था, जिससे मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा जो सब्स्टिट्यूट है वो यहाँ पे सक्सेस रेट को बढ़ा सकता है। जुंगू बोला तुम्हें ये बात तो पता ही होगी ना कि ज्यादा क्यूरियोसिटी होना तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। ईगल बोलता है प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो, मैं यहाँ पे बस तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट डिटेल को एक्सचेंज कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर के अंदर मुझे कोई भी हाई क्वालिटी इक्विपमेंट की जरूरत पड़े मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प से उसको एनहांस करा सकूँ। मैं यहाँ पे बहुत सारे अमीर लोगों को भी जानता हूँ जो कि तुम्हें काफी अच्छा बिजनेस दे सकते हैं। ये बात सुनते जुंगू को वहाँ पे अपनी पास्ट लाइफ की चीजें याद आती है। बहुत सारे ऐसे वेल्दी बिजनेसमैन थे जो कि यहाँ पे अपने वेपन के एनहांसमेंट के लिए बहुत ज्यादा पे करने के लिए तैयार थे। जुंगू वहाँ पे ईगल को रिजेक्ट नहीं करता और उसके साथ अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देता है। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हांग सिटी का मिलिट्री कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 6 को दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे हाई रैंक के ऑफिसर मीटिंग कर रहे होते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे सुपर नेचुरल लॉ एनफोर्समेंट टीम बना सके। इस टीम की हेल्प से हम लोग यहाँ पे तबाही से बच पाएंगे। इस टीम के अंदर सारे हायर रैंक के अवेकनर्स होंगे जिनके पास अलग अलग सुपर नेचुरल एबिलिटीज है और यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहला इनवाइट डार्क एम्बर को भेजा है क्योंकि यहाँ पे इस टीम का चीफ होने वाले हैं। वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं ये बात बिल्कुल गलत रहेगी, इतनी पावरफुल पोजीशन सिस्टम के अंदर से किसी बंदे को मिलनी चाहिए। वहीं पे कुछ लोग बोलते हैं जो डार्क एम्बर का गार्डियन है उसको अपना भाई भी मानता है जिसका नाम है जेसन, तो जो बैकग्राउंड है वो काफी खराब है। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसा बंदा चीफ बनने के लायक नहीं है। वहीं हम देखते हैं कमांडर शैंगडोंग इस डिस्कशन के बीच में बोलते हैं मैंने यहाँ पे जेसन के केस को वापस से री इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे यहाँ पे बहुत ही कुछ अलग चीज पता चली है। उसका यहाँ पे इस क्राइम के अंदर कोई भी हाथ नहीं था। मैं यहाँ पे जेसन को रिलीज करने वाला हूँ, साथ ही में उसके जितने
जितने गलत रिकॉर्ड्स हैं उन सभी को क्लियर कर दिया जाएगा। और वहीं अगर डार्क एम्परर हम लोग को यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है, उसके लिए हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन और कोई भी पोजीशन मानने के लिए तैयार है। डार्क एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये बात सुनकर वहाँ के सारे लोग काफी शौक रह गए होते हैं। वो बोलते हैं कि डार्क एम्परर सच में इतना लायक है कि उसको इतनी बड़ी पोजीशन दी जाए और उसकी कोई भी कंडीशन मानी जाए। शैंगडोंग आगे बोलता है जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसी है उन लोग को यहाँ पे सुपरनेचुरल टीम के साथ अच्छे से कोऑपरेट करना होगा। ये चीज यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि एक ऑर्डर है। वहीं हम देखते हैं जुंगू को, जो कि अपने भाई से मिलने के लिए आया होता है। जुंगू वहाँ पे अपने ब्रदर को फेदर ऑफ होप देता है कि वो यहाँ पे नॉर्दर्न म्यांमार के लिए निकल रहा है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जब वो यहाँ से बाहर हो तो उसके ब्रदर की सेफ्टी को कोई भी दिक्कत आए। वहीं हम देखते जो प्रिजन गार्ड होते हैं वो जुंगू की विजिट को कमांडर शैंगडोंग को रिपोर्ट कर देते हैं। अपने भाई से मिलने के बाद जुंगू वहाँ पे खाली सड़कों पे घूम रहा होता है। जुंगू बोलता है बुक ऑफ विशेस के मास्टर, मेरे लिए यहाँ पे एक कंपनी ढूंढो क्योंकि मुझे यहाँ से जल्द नॉर्दर्न म्यांमार के अंदर लेके जा सके। बुक ऑफ विशेस का मास्टर जुंगू की विश को कंप्लीट कर देता है। तभी हम देखते हैं जुंगू के सामने एक कंपनी है जिसका नाम है ब्रिलियंट मीडिया। जुंगू स्माइल करते अपना रिज्यूमे उस कंपनी के अंदर डाल देता है। वो कंपनी वहाँ पे हंटर्स को ढूंढ रही थी क्योंकि यहाँ पे काफी होशियार होना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत बैटल एक्सपीरियंस भी हो। वही हमें ब्रिलियंट मीडिया कंपनी का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे मिस्टर सिंह जो कि उस कंपनी के ओनर है वो वहाँ पे अपनी नई फीमेल सेक्रेटरी के साथ अपनी लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं। मिस्टर सिंह बाद में बोले तुम यहाँ पे काफी अच्छा काम कर रही हो, हमारे काम से मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ, तुमने यहाँ पे इस कंपनी के अंदर आके मेरी टेंशन काफी कम कर दी है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जुंगू वहाँ पे ब्रिलियंट मीडिया का ऑफिस पे आया होता है। उसके रेज्यूम भेजने में जो वहाँ पे उसका रिप्लाई आया था उसी की हेल्प से वो वहाँ तक पहुंचा है। अभी हम देखते हैं जुंगू को वहाँ पे फीमेल सेक्रेटरी मीना ग्रीट करती है। वो यहाँ पे रात भर मिस्टर सिंह के साथ मेहनत कर रही थी। उसको यहाँ पे जुंगू की लुक काफी पसंद आई होती है, इसीलिए वो वहाँ पे पर्सनली जुंगू को मिस्टर सिंह के ऑफिस तक लेके जाती है। मिस्टर सिंह वहाँ पे जुंगू के रिज्यूमे को सही से पढ़ते हैं और वो रिज्यूम वहाँ पे उनको इतना पसंद आता है कि वो जुंगू को वहाँ पे हाथों हाथ जॉब ऑफर कर देते हैं। साथ ही में उनकी कंपनी जो 2 दिन के लिए ओवरसीज जाने वाली है वो वहाँ पे उस ट्रिप के अंदर भी उसे इन्वाइट करते हैं। जुंगू वहाँ पे उस इन्वाइट को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि ये ट्रिप यहाँ पे उसी के प्लान के अकॉर्डिंग है। वहीं हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे एम्प्लॉयज ब्रिलियंट मीडिया के बाहर आए होते हैं। वहीं पे उन लोगों का टीम लीडर मैनेजर उन लोगों को समझा रहा होता है यहाँ पे अगर सारे लोग आ चुके हैं तो आपको इस बस के अंदर चले जाना है। ये बस यहाँ पे आपको सीधे एयरपोर्ट तक छोड़ेगी। लेकिन जब सारे एम्प्लॉयज अंदर की तरफ बैठते तो काफी शॉक हो गए होते हैं क्योंकि मैनेजर गू ने जो उन लोगों को टिकट बांटी होती है वो सिंगापुर की नहीं होती जिसके बारे में पहले बात हुई थी, बल्कि वो असलियत में होती है नॉर्दर्न म्यांमार की। सारे एम्प्लॉयज की कंफ्यूजन को देखते हुए मैनेजर गू बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो रही है इसीलिए हम लोग को यहाँ पे सिंगापुर जाने की डायरेक्ट टिकट नहीं मिली, तो हम लोग को यहाँ पे सिंगापुर जाने के लिए नॉर्दर्न म्यांमार का रूट मिला है। तो आप लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। वहीं हम देखते हैं जुंगू को जो कि इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा होता, तो उसे यहाँ पे पता होता है कि ब्रिलियंट मीडिया एक ऐसी कंपनी है जो कि यहाँ पे लोग को अपने पास खींचने के लिए हाई सैलरीज देती है ताकि वो यहाँ पे लोग को टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉड के अंदर फंसा के नॉर्दर्न म्यांमार में लेके जा सके। तो इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।